मैम सेट्स चैप्टर पढ़ लिया था तो मैंने सोचा क्यों ना रिलेशंस पढ़ लिया जाए। जैसे ही रिलेशंस पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन के साथ क्या रिलेशन है वो नहीं समझ में आया, और सेट्स का रिलेशन के साथ क्या रिलेशन है वो भी नहीं समझ में आया। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस ये एक ही चैप्टर का पार्ट है, तो फिर ये रिलेशंस, फंक्शंस और सेट्स ये तीनों कैसे कनेक्टेड है ये भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है। तो आप लोगों के इतने क्वेश्चंस राइज होना, इतने क्वेश्चंस आना ऑब्वियस ही है, नॉर्मल है। ये क्वेश्चंस क्यों आते हैं? क्योंकि आपने पहले ही बहुत कुछ पढ़ लिया है सेट्स के बारे में, और वही सेट्स के कंसेप्ट को आप रिलेशन से रिलेट करने की कोशिश करते हो। आप कनेक्शन ढूंढते हो कि ये सेट्स और रिलेशंस कैसे कनेक्ट होंगे, और फिर आपके माइंड में डेवलप होने लगते हैं क्वेश्चंस। क्योंकि जब कभी भी आपको पहले का नॉलेज पता होता है तो उस पहले के नॉलेज के बेस पे ही आप नए क्वेश्चंस बनाते हो। तो जैसे ही आप 2-4 लाइन पढ़ते हो, इंट्रोडक्शंस पढ़ते हो, रिलेशन चैप्टर का आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन लिया, वो पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपने देखा ये तो कुछ डिफरेंट है। फिर इसका सेट्स से क्या लेना देना, और हमने सेट्स क्यों पढ़ा जब हमें रिलेशन में वो काम ही नहीं आने वाला था। तो ऐसा कुछ नहीं है। सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस, जब नाम ही एक है तो ये तीनों का एक दूसरे में यूज़ होने ही वाला है। सेट्स हमेशा बेस रहेगा, बेस के ऊपर थोड़ी सी मंजिल, एक मंजिल और बनाई जाती है जो कि रिलेशंस की रहती है, और उसके बाद आता है फंक्शंस। तो सबसे पहले हमें सेट्स पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जिन लोगों ने सेट्स नहीं पढ़ा है वो जाओ सेट्स के लेक्चर्स पहले देख लो, कॉन्सेप्टोपीडिया के लेक्चर्स पहले देखना, उसके बाद लेट्स सॉल्व जो PYQ मैंने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज करवाए हैं वो देख लेना। तो आपकी एक बेसिक प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप आना रिलेशंस में, और रिलेशंस के कंसेप्ट को समझना, उसके बाद क्वेश्चंस देखना। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न से आप चलोगे तो एग्जाम में भी आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो रिलेशंस चैप्टर से आज स्टार्ट करते हैं, और रिलेशंस चैप्टर को हम ऐसे ही समझेंगे। पहले आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो मुझे पता है, लेकिन हर एक इंसान के क्वेश्चंस क्या होंगे ये मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि इन जनरल क्वेश्चंस कितने रहते हैं, बच्चों की तरफ से क्या रहते हैं। तो मैं वो क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आज के लेक्चर में आंसर करूंगी। लेकिन अगर आपका पर्सनल कोई क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स यूज़ करना मत भूलना, क्योंकि ये अगर डाउट यहाँ पे अगर आप लेके रह गए तो ये शायद एग्जाम में जाके बड़ा डाउट बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर हम रिलेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला जो मेन टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट को जानने के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर्स जानना ज़रूरी है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स से हमारा पहला टॉपिक जो बेसिक है, जो बेस है, आपकी जो मंजिल ऊपर बनने वाली है, कई मंजिला इमारत बनने वाली है, उसका जो बेस है वो हम सेट करने वाले हैं किससे, ऑर्डर्ड पेयर की नॉलेज से। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ये एक ऐसा पेयर है जिसमें 2 एलिमेंट्स आते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, इस पे फोकस रखना है, ऑर्डर। बस इतना ही जान के रखो, ठीक है। तो 2 एलिमेंट्स आते हैं 2 सेट्स में से। इसमें मैं A एलिमेंट लेती हूँ, स्मॉल a, इसमें मैं स्मॉल b एलिमेंट लेती हूँ, ठीक है। स्मॉल x, स्मॉल y भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या लें, A और B लेते हैं सबसे पहले। तो ये A और B, ये क्या हुए, ऑर्डर्ड पेयर हुए। यहाँ पे A जो है ये किसको बिलोंग करता है, सेट A को, और B जो है ये किसको बिलोंग करता है, सेट B को। लेकिन हमने इसे यहाँ पे क्यों पढ़ा? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या होता है, उसमें 2 सेट्स का प्रोडक्ट लिया जाता है। यानी 2 सेट्स को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये एग्जैक्टली। इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट इस सेट से उठाते हैं, दूसरा एलिमेंट इस सेट से उठाते हैं, और फिर उनको लाते हैं, एक पेयर बनाते हैं। तो जो पेयर हमारे पास आता है वो रहता है AB, ठीक है। मान लो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। 2 सेट्स का प्रोडक्ट लिया, तो एक एलिमेंट इससे आएगा और एक एलिमेंट इससे आएगा, तो ये हमारा बनेगा एक ऑर्डर्ड पेयर। अब AB को हम BA नहीं लिख सकते, ये एक रूल है।
हम ऐसे नहीं लिख सकते। हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर उल्टा कर दिया तो वो सेम नहीं रहता है। ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, बी ए के लिए फिर हमें यहाँ पे बी इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अब फाइनली समझ लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या है ये समझ में आ गया, दो सेट्स लिए ए और बी, एंड इट इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। ठीक है, तो विच आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ द सेट्स। ठीक है, सेट्स का जो ऑर्डर रहेगा उसी हिसाब से एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है। हमें सेट्स को देखना पड़ेगा। अगर बी और ए, बी पहले लिया गया है फिर ए को लिया गया है, तो हम पहले बी को लेंगे, स्मॉल बी को, फिर ए को लेंगे। अगर ये दिया गया है तो ऐसा होगा। लेकिन अगर हम ए बी है और हम उसको बी ए लिख देते हैं, जबकि हम सेट्स चैप्टर में ऐसा करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। इसमें ऑर्डर बहुत कंपलसरी रहता है। तो ए बी है तो यू हैव टू बी केयरफुल दैट ए क्रॉस बी का ही ए बी हो सकता है, बी क्रॉस ए का बी ए ही होगा। ठीक है, अब ये किसी भी वेरिएबल से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स वाई, और इसको वाई एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ पे यही वेरिएबल्स चाहिए। कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स का रूल वही है, लेकिन एक रूल आके ऐड हुआ है कि ये जो ऑर्डर है ये बहुत मैटर करेगा। ठीक है, तो ऑर्डर पे हम लोग आज फोकस करके कार्टेशियन प्रोडक्ट समझेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिए ना तो उसके बाद रिलेशंस को समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो क्या है ये बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर्स? कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स या टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो भी गिवन फिक्स्ड ऑर्डर में, उन एलिमेंट्स को गिवन फिक्स्ड ऑर्डर में होना ज़रूरी है। अब कुछ बेसिक चीज़ें आपको माइंड में रखनी है ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके। ठीक है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी सेट, ये कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी सेट नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। यहाँ पे पेयर बन रहे हैं दो दो एलिमेंट के, एक सेट में से उठा के एक एलिमेंट, दूसरे सेट में से उठा के दूसरा एलिमेंट। ठीक है, तो माइंड में रखना ऑर्डरिंग इम्पॉर्टेंट है, ये भी माइंड में रखना है। टू एलिमेंट्स नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट, दो एलिमेंट्स जो रहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में उनको अलग होना ज़रूरी नहीं है, वो सेम भी हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर ए में से, सेट ए में से मैंने अगर एक एलिमेंट 1 निकाला है तो बी में से भी 1 आ सकता है, और ब्रैकेट में हम 1,1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। अब ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, क्योंकि दोनों केसेस डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, और ऑर्डर चेंज होते ही ये ऑर्डर जो है वो फिक्स नहीं रह रहा है, और इसकी वजह से ये दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों केसेस डिफरेंट है। अगर ये दोनों इक्वल हुए, मान लो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, अगर ऐसा केस हो रहा है जहाँ पे एक जो ऑर्डर्ड पेयर है दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल हो रहा है, तो ये जो है ये केस ऑफ इक्वालिटी कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर ए बी इक्वल्स टू सी डी है तो ए इक्वल्स टू सी होगा, बी इक्वल्स टू डी होगा, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है। अब माइंड में रखना है तो रखो, वरना कॉपी में नोट डाउन कर लो तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ पॉइंट हमसे मिस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, और अगर अभी आपको एज अ कंटिन्यूअस ही वीडियो देखना है तो स्किप कर दो इस पार्ट को, बाद में लिख लेना, या फिर नोट्स तो है ही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, डिजिटल वाले नोट्स, तो वो देख लो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये टॉपिक हमारा था ऑर्डर्ड सेट का टॉपिक। अब इससे हम कनेक्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स से हमें पता चला कि ऑर्डर्ड पेयर होते क्या हैं, लेकिन इसका काम क्या है आगे वो भी तो जानना ज़रूरी है। इसका काम हमें आने वाला है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐसे ही थोड़ी जानकारी भी ले लेंगे और उसको एज अ पॉइंट लिख लेंगे, ताकि एग्जाम में हम ये पढ़े और हमारा काम खत्म, वो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। तो अब हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर्स देख लिया है, ऑर्डर्ड पेयर्स का यूज़ कहाँ होता है ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक।
यहाँ पे मैंने डबल अंडरलाइन किया है क्योंकि प्रोडक्ट से ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे मिनिमम हमें कितने सेट चाहिए, एक नहीं 2 सेट चाहिए, तभी तो हम उनका प्रोडक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं कितने, 2 सेट ए और बी, और उनका प्रोडक्ट हम शो करेंगे ए क्रॉस बी से। ठीक है, तो इससे हम बोलेंगे ए क्रॉस बी। ये तो हमें पता चल गया। अब ऑर्डर्ड पेयर्स का यूज यहाँ पे कैसे होगा? ऑर्डर्ड पेयर्स का यूज यहाँ पे ऐसे होगा कि एक एलिमेंट आएगा इधर से, एक एलिमेंट आएगा इधर से। ठीक है, सिंस वी आर डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट हेयर, या फिर हम यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा बन जाएगा एक ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ पे ए अगर हमारा सेट है तो यहाँ पे पहला एलिमेंट ए ही सेट का आना चाहिए, और बी अगर हमारा दूसरा सेट है तो दूसरा एलिमेंट बी का ही आना चाहिए। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ये रहा हमारा सेकंड एलिमेंट। ठीक है, बहुत सेम ही है दोनों, ऑर्डर्ड पेयर्स और कार्टेशियन, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये रहा हमारा ऑर्डर्ड पेयर। तो बस यही था रीज़न हमने ऑर्डर्ड पेयर्स को पढ़ा। ऑर्डर्ड पेयर्स को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो अब हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एक सेट। ठीक है, उस सेट में जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में होंगे, क्योंकि जब कभी भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें जो सेट बनता है उसमें सारे एलिमेंट्स हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स में रहते हैं, तो वो होंगे ए कॉमा बी। ठीक है, और ये जो ए है ये किसको बिलोंग करता है, ये ए को बिलोंग करता है, सेट ए को, और बी जो बिलोंग करता है वो किसको बिलोंग करता है, सेट बी को। तो ये बन गया हमारा सेट। ये सच दैट का साइन है, यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हो या फिर एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेट किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन हमने किया, किसके थ्रू किया, ऑर्डर्ड पेयर्स के थ्रू हमने डिफाइन किया। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़ा और उसका यूज़ किया किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो हमारी 2 मंजिल तो खड़ी हो गई। अब ये जो 2 मंजिलें थी, इन 2 मंजिलों का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके वजह से ही फिर हम नेक्स्ट पढ़ पाएंगे रिलेशंस को। इससे रिलेटेड अब एक्स्ट्रा जो आपको पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशंस वगैरह कहाँ मिलेगी, मेरे नोट्स में मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी पूरा कवर भी करना है। तो अभी हमने जान लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कुछ भी नहीं होता है, 2 सेट्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो 2 सेट्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये चीज़ें तो माइंड में रखनी ज़रूरी ही है, क्योंकि ये जो है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करती है। पहली चीज़ कि अगर ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो उसका मतलब होता है P इंटू क्यू। क्या है ये चीज़, ये चीज़ तो बुक में भी दी हुई है लेकिन मुझे समझ नहीं आता, यही क्वेश्चन अभी आप पूछने वाले हो। इसका आंसर है ये। ठीक है, N ऑफ A क्रॉस बी। n किसके लिए यूज़ करते थे हम, कार्डिनल नंबर्स के लिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये चीज़ माइंड में रख लो। यहाँ पे ये मत देखो, इसको देख के कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो लिखना कौन सा है आपको, ये वाला लिखना है, ये वाला आपको बुक में मिलेगा। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख लो और ऐसे ही याद रखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अब अगले इस पे चलते हैं। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। बहुत ही मतलब ऑब्वियस है, अगर मैं यहाँ से पहला एलिमेंट ले रही हूँ और यहाँ से दूसरा एलिमेंट ले रही हूँ तो A B जो रहता है, X Y जो रहता है वो Y X के इक्वल नहीं रहता, यानी ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोली जा रही है कि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं कोई भी 2 सेट्स का, तो यहाँ पे भी ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। तो यही यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो मेंटेन ऑर्डर हेयर ऑल्सो। ठीक है, अब ए अगर हमारा एम्प्टी है, बी अगर हमारा एम्प्टी है, यानी एम्प्टी सेट्स का अगर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी ही आएगा जो भी आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट ही आएगा हमारा प्रोडक्ट। तो ये जो चीज़ें थी, ये बेसिक चीज़ें थी और ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रिमेंबर करने के लिए यहाँ पे एज सच कुछ भी नहीं है।
तो रिमेंबर ज़्यादा कुछ करो मत, पर ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा एक आध बार यूज़ करना है किसी क्वेश्चन में। जैसे ही आप इसे यूज़ करने लगोगे तो ये माइंड में बैठ जाएगा। तो ये जैसे ही चैप्टर एंड होता है, हमारा कंसेप्टोपीडिया एंड होता है, तो हम लेट्स सॉल्व वाली सीरीज़ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वहाँ पे ये बहुत ईजीली समझ में आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 का प्रोडक्ट लेते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, 4 का भी ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो 2 से लेके शुरू होकर कितने भी एलिमेंट्स का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, ये 2 सेट्स का और 3 सेट्स का कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा, मान लो 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम A क्रॉस B लेंगे, और यहाँ पे 3 सेट्स का रहा तो A क्रॉस B क्रॉस C लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बस एक चीज़ माइंड में रखनी है कि यहाँ पे A क्रॉस B पहले कर लेना है और उसके बाद क्रॉस C करना है। क्या है ये, कैसे होगा वो देख लेते हैं। मान लेते हैं A में और B में ये एलिमेंट्स हैं, ये हमारे 2 सेट्स हुए, हमें लेना है A क्रॉस B। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला एलिमेंट और यहाँ का पहला एलिमेंट। ठीक है, तो ये होगा 1 3, एक कॉमा, और उसके बाद यहाँ का दूसरा एलिमेंट, यहाँ का दूसरा एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, A को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही हूँ क्योंकि A सामने है, और वहाँ से पहला एलिमेंट यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, दूसरा एलिमेंट ले रही हूँ B से क्योंकि B सेकंड प्रायोरिटी है, तो B से हम ले रहे हैं कौन सा एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट। तो ये हो गया हमारा 1 3। अब यहाँ पे जाते हैं 2 4। तो क्या इसमें इतने ही पेयर बन रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स? अगर आप हाँ बोल रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि 1 3 तो लिया हमने, 1 4 नहीं लिया, फिर 2 4 तो लिया हमने, लेकिन 2 3 नहीं लिया। तो ये सब भी तो बाकी है, उनको भी लिखना बाकी है अभी। ठीक है, तो लिख लेते हैं, 1 3 तो लिया हमने पर 1 4 नहीं लिया, और 2 4 तो लिया हमने लेकिन 2 3 नहीं लिया। बस एक चीज़ माइंड में रखनी है, जब हम ये पेयर्स लिखते हैं तो A के जो पेयर्स रहते हैं, A के जो नंबर्स एलिमेंट्स रहते हैं वो पहले आएंगे। देखना, फर्स्ट प्लेस जो है उसमें A के ही एलिमेंट्स हैं, 1 2 1 2। ठीक है, तो ये 1 2 में से ही एक यहाँ पे मिलने वाला है, लेकिन जो सेकंड प्लेस रहती है वहाँ पे B के ही रहेंगे, 3 4 4 3। तो बस यही करना है, और ऑर्डर आपको मेंटेन रखना है, A का पहला, B का दूसरा, और जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें से बनते हैं बना लेने हैं। तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे, तो उसमें से हमारे पास टोटल 4 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बने। अब वैसे ही हमें करना है किसके लिए, A क्रॉस B क्रॉस C। तो मैंने तीसरा कौन सा सेट ले लिया, 5 6 ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, A क्रॉस B तो मेरे पास निकाला हुआ है। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड करना है। तो यहाँ पे करके दिखाती हूँ। A क्रॉस B की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे कॉपी आउट होगा, और इसको किससे क्रॉस करेंगे, 5 6 से। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास पेयर्स कितने बनेंगे देखो, तो 1 3 है। ठीक है, तो A क्रॉस B के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, इसकी रहेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये रहेगी हमारी सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है, बहुत इजीली दिखता है ये चीज़। अब हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, फिर आएंगे इसके साथ साथ ये सेकंड प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स। पहला ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, 1 3। ठीक है, और वहाँ से एक लेते हैं 5। अब एक और बनाते हैं 2 4, अब वहाँ से 5। ठीक है, 1 4 5 2 3 5। अब 6 वाले को लेंगे। ठीक है, 1 3 6 2 4 6 1 4 6 और 2 3 6। तो यहाँ पे हमारा पूरा सेट बन गया। ठीक है,
पूरा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया। तो ये हमारे रहे ऑर्डर्ड पेयर्स। जब मैंने 3 सेट्स को मल्टीप्लाई किया, 3 सेट्स को क्रॉस किया, तब जाके मेरा ऑर्डर्ड पेयर ये बने। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी डिसाइड कर लेनी है यहाँ से, और जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके एलिमेंट्स आपको स्टार्टिंग में दिखेंगे। तो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी के एलिमेंट्स ये हैं। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर में आपको पहले के 2 एलिमेंट्स ए के ही दिखेंगे, ए क्रॉस बी के, और जो सी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे। तो आपको सेकंड प्लेस में 5 और 6 ही दिखेगा, और फर्स्ट प्लेस में ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपको दिखेंगे। तो ये इतना इजी था, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, केयरफुल रहना है ये लिखते वक्त। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें पढ़ना है तो कुछ रिजल्ट्स भी जान लेने पड़ेंगे। ये रिजल्ट्स पहले ही आपको बता दूं, याद नहीं करने हैं। तो याद नहीं करेंगे तो ये माइंड में कैसे रहेंगे? 2 या 3 बार इसे रिवाइज कर लेना, अपने आप ये चीज़ माइंड में बैठ जाएगी। समझ के कोई चीज़ को 2 या 3 बार अगर आप रिवाइज करोगे और एक बार अगर लिख के देख लिया तो ईजिली माइंड में रहती है। तो कभी भी कोई भी चीज़ को याद मत करो, उसका ऑल्टरनेटिव फाइंड करो। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो रिजल्ट्स हैं ये बोलना क्या चाह रहे हैं। ए क्रॉस बी यूनियन सी, बहुत इजी है। ये जो रिजल्ट्स है स्टार्टिंग के बहुत इजी है। ये जो रहेगा ये ऐसे अंदर जाएगा, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ठीक है, और बीच में यूनियन लगेगा। अब ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये भी अंदर जाएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बीच में इंटरसेक्शन लगा रहेगा। अब ए क्रॉस बी माइनस सी है, तो ए क्रॉस बी, बीच में माइनस, ए क्रॉस सी, ठीक है, तो ये अंदर जाएगा ऐसे और बीच में माइनस साइन रह जाएगा। तो हम ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस ए के इक्वल है तो इफ एंड ओनली इफ ए अगर बी के इक्वल है। देखो ए क्रॉस बी आपको पता है, अगर हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो बी क्रॉस ए जो रहता है वो क्या रहता है, वो ऑपोजिट रहता है, वो इक्वल नहीं रहते हैं। ठीक है ना, बात सेम नहीं रहती है। अगर वो चीज़ें इक्वल आ रही है इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है। ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये इससे रिलेट होगा और a इक्वल्स टू बी हो जाएगा और ये b इक्वल्स टू a हो जाएगा, यानी दोनों बात सेम ही है। ठीक है, a तो यहाँ से ये भी लगा सकते हैं, यहाँ से ये भी लगा सकते हैं। वैसे में इसका इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं है, लेकिन हमें जान के रखना चाहिए कब किस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ जाए, क्योंकि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आए। अब जो ये 5th रिजल्ट है इसमें स्पेशली बोला गया है अगर a सबसेट ऑफ b है तो ये चीज़ सेटिस्फाई होती है। इसमें बोला क्या जा रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए लो, ठीक है, और उसका सबसेट क्या होगा, ए क्रॉस ए। तो ये जो है, ये क्रॉस का जो सबसेट वगैरह है ये कब समझ में आता है, जब हम इसको प्रूफ करते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो इसका प्रॉपर प्रूफ RD शर्मा में दिया गया है, क्लास 11th की, शायद वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 में ही RD शर्मा में इसका प्रूफ दिया गया है, क्लास 11th की RD शर्मा में, जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ से अगर आपने किसी चीज़ को शुरू किया प्रूफ करना तो ये चीज़ कैसे प्रूफ कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ये आप जाके वहाँ पे देख लो, और इनके भी प्रूफ्स दिए हुए हैं, इनका देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका पर्टिकुलर आप देख लो, क्योंकि ये चीज़ जो है ये ऐसे एक्सप्लेन करने से समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे मैं वैसे में भी बता देती हूँ, ए जो है वो बी का सबसेट है, और ऐसे में हम ले रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ठीक है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब ले रहे हैं तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कॉमन एलिमेंट्स जो भी होंगे उसका जो सबसेट होगा वो होगा ए क्रॉस ए। तो ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं, समझना थोड़ा टफ है, इसका प्रूफ देख लेना, पूरा मैटर जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। मैंने बता दिया कहाँ है प्रूफ, अब देख लेना। अब हम लोग देख लेते हैं 6th में क्या बोला जा रहा है। इफ A इज सबसेट ऑफ B इम्प्लाइज A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस C। कुछ भी नहीं किया है, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, किसके साथ, एक कॉमन सेट के साथ जो कि है C। ठीक है, तो इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस C है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो ये भी चीज़ पॉसिबल है, A अगर सबसेट ऑफ B है और C अगर सबसेट ऑफ D है
तो हम बोल सकते हैं कि A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D है। कैसे किया हमने? इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, A क्रॉस C। तो जब A क्रॉस C लिया तो वो किसका सबसेट होगा? B क्रॉस D। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये नॉर्मल ही आपको आ जाएगी। आप देखोगे, एक बार ही देखोगे तो शायद आपके माइंड में बैठ जाएगी। अब 8th वाला देखते हैं। यहाँ पे A क्रॉस B और C क्रॉस D, इनका क्या लिया हमने? इंटरसेक्शन लिया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, ये रहा। इसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A उल्टा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? A इंटरसेक्शन B आएगा और B इंटरसेक्शन A आएगा और बीच में क्रॉस आ जाएगा। A B B A और बीच में क्रॉस। यहाँ पे A C B D और बीच में क्रॉस, A C B D और बीच में क्रॉस। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन वैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तक जो भी था वहाँ पे क्या हो रहा था? क्रॉस था, इंटरसेक्शन था, या फिर क्रॉस था और यूनियन था। लेकिन ये क्रॉस और यूनियन, क्रॉस और इंटरसेक्शन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो कॉम्प्लीमेंट के रूल्स लगाना बहुत ज़रूरी है। A क्रॉस B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, उसका भी कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो चीज़ नॉर्मल ही बाहर आ जाती है, यानी B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज B। ठीक है, C कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज C इटसेल्फ। तो वही मैंने किया। A क्रॉस B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A क्रॉस B। ठीक है, B ही आएगा। A क्रॉस C कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी A क्रॉस C। लेकिन बीच में यूनियन है और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इंटरसेक्शन। ये चीज़ माइंड में रखनी है। अब वैसा ही यहाँ पे करेंगे। A क्रॉस B का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो B आएगा। A क्रॉस C कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो क्या आएगा? A क्रॉस C आएगा। इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन होता है, ये रहा यूनियन। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं गई, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट आया प्रॉब्लम गई। 10th वाला थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, तो यहाँ पे स्टार ज़रूर बना देना। अब यहाँ पे देखते हैं, लेट A and B be two non-empty sets। ठीक है, हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन। A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या है? n है। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे? n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। ये मैंने क्यों बताए? ओरल ही क्यों बताए? मैंने एक एक चीज़ को सॉल्व करके क्यों नहीं दिया? द रीज़न इज़ कि हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं चाहिए। तो हमें प्रूफ नहीं चाहिए तो हम इसको कर ही क्यों रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज़ करना आए प्रॉपर। ठीक है, यूनियन के साथ, इंटरसेक्शन के साथ माइनस आ गया तो क्या करे? अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ इंटरसेक्शन आ रहा है या फिर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो उसको कैसे जस्टिफाई करें? अगर वहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ आ गया आगे जाके तो हम उसको सॉल्व कैसे करें? इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के ये डिफरेंट रिजल्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही रिजल्ट नहीं है, यहाँ पे यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सारे कंसेप्ट्स लगे हैं। सेट्स के सारे कंसेप्ट्स उठ के यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, ये वाला भी जान के रख लो। लास्ट वाला ये ब्लू कलर में इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये ट्रिकी है, एग्जाम में आने के चांस है। क्योंकि जब कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाली बात आती है तो ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, n एलिमेंट्स कॉमन है, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने कॉमन होंगे? n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। ज़्यादा इनको प्रूफ में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार प्रूफ ज़रूर देख लेना। उससे क्या होगा कि आप जब देखते हो कोई चीज़ जस्टिफाई हो रही है तो आपके माइंड में वो चीज़ जल्दी बैठती है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रूफ सॉल्व करना आना चाहिए, वो बोर्ड का अलग पैटर्न रहता है, वो बोर्ड का आपका सिस्टम अलग है। जेईई में ये चीज़ मेन है, बात खत्म। हम लोग एक बार हैंड रिटन नोट्स को भी देख लेंगे। क्यों हमें हैंड रिटन नोट्स देखने ज़रूरी हैं? वो इसलिए हर किसी नोट्स में, हर किसी बुक में हमें यही प्रॉब्लम जाती है कि हमें वो कंसेप्ट समझ में तो आ जाता है
लेकिन वो नोट्स में कई चीज़ें मेंशन रहती हैं जो हमारे माइंड में या तो रहती नहीं है या फिर वो नोट्स हमारे माइंड में नहीं बैठ पाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जब एक टीचर लेक्चर पढ़ाता है या फिर लेक्चर देता है तो वो क्या करता है, वो वाइट बोर्ड में या फिर अपने बोर्ड में एक्सप्लेन करता है और वो चीज़ हमारे माइंड में बहुत फ्रेश रहती है, वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। लेकिन अगर मान लीजिए एक टीचर अगर आपको समझा भी दे और साथ में नोट्स को भी एक बार रिविजिट करवा दे, उससे क्या होगा कि समझ में जो पार्ट आया वो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में वही समझा हुआ पार्ट नोट्स से कनेक्ट हो जाता है और तुरंत अगर आपके सामने से एक बार नोट्स निकल जाता है, आपके आंखों के सामने से, आपके माइंड में से एक बार होके निकल जाता है, तो इससे क्या होता है कि वो नोट्स आपके माइंड में सेट हो जाता है और आपको ईज होती है एग्जाम के टाइम में उन नोट्स से पढ़ने में। तो इसीलिए यही बोला जाता है कि जब कभी भी कोई टीचर पढ़ाए तो घर पे जाके नोट्स बना लो, क्योंकि वो जो पढ़ाया हुआ पार्ट है वो नोट्स से एकदम टैली होते रहना चाहिए, वरना प्रॉब्लम आती है, वो एक गैप ज़रूर क्रिएट होता है। तो इसलिए आज के ही लेक्चर में हमने जब समझ भी ली है चीज़ को, तो हम एक बार हैंड रिटन नोट्स की तरफ से भी निकल जाते हैं, देख लेते हैं इन हैंड रिटन नोट्स में हम लोग क्या पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेके हम लोगों ने यहाँ पे नोट्स बनाया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के टॉपिक से। बहुत ब्रीफ में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमने लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने लिया है ऑर्डर्ड पेयर्स की डेफिनेशन। ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या बोला जा रहा है, एक ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऐसा पेयर है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पे जिस ऑर्डर में आप पेयर को लिखते हो उसी ऑर्डर में रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेट। किस सेट से किस सेट पे मैपिंग हो रही है उस हिसाब से डिपेंड करता है कि हम ऑर्डर्ड पेयर कैसा ले रहे हैं। ठीक है, अगर A क्रॉस B हो रहा है तो पहला एलिमेंट A का आएगा, दूसरा एलिमेंट B का आएगा। अगर B क्रॉस A हो रहा है तो पहला एलिमेंट B का आएगा, दूसरा एलिमेंट A का आएगा। तो ये इस तरह से हम लोग ये देखते हैं। ये सब चीज़ें तो हमें समझ में आती है, लेकिन उसके बाद कुछ पॉइंट्स है याद रखने हैं जो, तो वो पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो ये पॉइंट्स क्या है कि ये कोई ऑर्डिनरी सेट नहीं है। फिर इनको जब हम ऑर्डर करते हैं तो इनके ऑर्डर को एलिमेंट्स के ऑर्डर को मेंशन करना ये इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर पे ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, AB और जो BA है ये दोनों डिफरेंट है। अगर आपने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया AB और दूसरा लिया BA तो AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखनी है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, यही रीज़न है सबके पीछे। AB एंड CD आर इक्वल इफ A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल तभी होंगे जब पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से इक्वालिटी प्रूव हो और दूसरे एलिमेंट का दूसरे ही एलिमेंट से इक्वालिटी प्रूव हो, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला पहला और दूसरा दूसरा इक्वल होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे भी बोली गई है। ठीक है, और अगर पहले दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं और दूसरे दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, यानी वाइस वर्सा केस है। ठीक है, इधर से इधर जाओ या फिर इधर से इधर जाओ, दोनों केस सेम है। इफ़ एंड ओनली इफ जब भी आता है तो यहाँ से यहाँ पे भी जाया जा सकता है और यहाँ से यहाँ पे भी जाया जा सकता है। चलो आगे देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बोला जा रहा है, दैट मीन्स A क्रॉस B और B क्रॉस A हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 सेट्स बोला गया है, यहाँ पे 2 सेट्स बोला गया है। अगर A क्रॉस B हो रहा है तो A से एक एलिमेंट A बाहर आया, B से B बाहर आया और उसको मैंने इस फॉर्मेट में लिखा। ठीक है, B क्रॉस A है तो पहले B बाहर आया फिर A आया और उसको मैंने ये ग्रीन वाले पेन से लिखा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब मैंने आपको अभी बोर्ड पे एक्सप्लेन की भी थी और एक बार हम लोग इस नोट्स के थ्रू भी देख लेते हैं क्योंकि ये बेटर हो जाएगा, आपके लिए समझना बेटर हो जाएगा, चीज़ें माइंड में बैठ भी जाएगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट लिया, वो इस तरह से लिखा ABC, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, C बिलोंग्स टू C। ठीक है, अब अगर n सेट्स हैं या हम तो 1 2, ठीक है ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन जब अगर मान लो 10 है, 200 है, 2000 है, तो ऐसे केस में क्या होता है, तो ऐसे केस में कुछ भी नहीं होता है। A1 A2 A3 ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लेते जाओ, कहाँ तक, AN तक। तो ये इतना इजी था। तो ये हमने क्या पढ़ा, सबसे पहली चीज़ पढ़ी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सम रिजल्ट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सारे रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाए थे, वो सारे रिजल्ट्स मैंने नोट्स में भी लिखे हैं। ये देखो, ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है ये सारे हमारे रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे अब मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि ये सब डबल हो जाएगा,
तो इसलिए एक बार आप देख लो कि ये सारे रिजल्ट्स मैंने लिखे कैसे हैं। रेड पेन से लिखने के पीछे एक कारण है कि आपको ये चीज़ें माइंड में मैप हो जाएगी, मैप की तरह सेट हो जाएगी, आपको ये निकलेगा नहीं माइंड से, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने थोड़ा रेड पेन या फिर यहाँ पे ये देखो पिंक से हाईलाइट किया है, तो ये बस हाईलाइट के मकसद से किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A क्रॉस B इक्वल्स टू A क्रॉस C है, तो उसमें B इक्वल्स टू C होगा। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है, फॉर प्रूफ्स एंड मोर अंडरस्टैंडिंग रेफर टू R D शर्मा बुक ऑफ क्लास 11 वॉल्यूम 1, ठीक है। फॉर JEE दीज प्रूफ्स आर नॉट रिक्वायर एंड कैन बी स्किप्ड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैंने मेंशन कर दी है। अब जिन जिन को प्रूफ करना है फिर भी, तो उनको करना चाहिए, क्योंकि ये वैसे में भी क्लास 11 का एक सिलेबस का पार्ट है, तो आपको कर ही लेना चाहिए। तो हमारा मेन मकसद क्या था कि हम एक बार जो कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर्स आज के लेक्चर में पढ़े हैं उसको नोट्स के थ्रू भी देख ले। हमारे लिए मेन टॉपिक आज का नहीं है, आज का जो टॉपिक है ये तो हमारा बेस क्रिएट हुआ है, किसके लिए, रिलेशंस के लिए। रिलेशंस का टॉपिक जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे, और वहाँ पे भी यही सेम प्रोसीजर चलने वाली है, हैंड रिटन नोट्स को हम साथ साथ देखते रहेंगे। तो इस वीडियो में अब हम यहीं तक पढ़ेंगे, यानी इसके बाद हम रिलेशंस पे चलेंगे। रिलेशंस पे हम नेक्स्ट वीडियो में जा रहे हैं, तब तक थोड़ा सा ब्रेक ले लो। रिलेशंस वाला वीडियो भी इसके बाद आ चुका है, तो रिलेशंस वाले वीडियो को भी देख लो और उसके बाद इस पार्ट को पूरा एंड करके ही उठना, ठीक है। तो थोड़ी देर का ब्रेक लेके वापस आओ इसी चैनल पे मैथमेटिक्स अनलीज्ड, और आज आप अपना रिलेशंस वाला पूरा पार्ट कंप्लीट करने के बाद ही उठना, ठीक है। So that's all for this video, और don't forget to like, subscribe and share this video to your friends। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको वीडियोस नहीं दिखेंगे मेरे। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो, उसमें ऑल को सिलेक्ट कर लो, तो मेरे जितने भी वीडियोस आते रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी तो वो आपको दिखती रहेंगी। और साथ में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट्स भी लेके आऊँगी आपके लिए, तो जिसको अगर आपको देखना है रेगुलर तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना होगा। So do press that button and don't forget to subscribe, like and share this video.